एवरीवन, आप सबका स्वागत है मिलेनियल्स वाली शायरी में बाय आवाज़ द वॉइस। और आज हम फिर से हाजिर हैं बहुत ही बेहतरीन लाइनअप के साथ। तो 3 यंग पोएट्स के साथ हैं, हम जानेंगे, उनसे बातें करेंगे, उनका सफ़र कैसा रहा, लिखना उन्होंने कैसे शुरू किया, और फिर उनकी पोइट्री भी सुनेंगे। और सबसे मज़े की बात यह है कि वो तीनों ही बहुत ही अलग अंदाज में लिखते हैं और बहुत ही अलग अलग मौजू पे लिखते हैं। तो लेट्स वेलकम उमर चौहान। शुक्रिया मैम। सबसे पहले शुक्रगुजार हूँ आवाज़ द वॉइस का और आपका कि आपने यहाँ बुलाया। बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर। थैंक यू फॉर कमिंग उमर। एंड नेक्स्ट वी हैव एमन मतीन। हेलो माई सेल्फ एमन। और बहुत ज़्यादा थैंक यू मेरी फ्रेंड शारिका का और आवाज़ द वॉइस का इनवाइट मी हियर। थैंक यू सो मच। थैंक यू एमन। लेट्स वेलकम ऋषभ पराशर। बहुत बहुत शुक्रिया शारिका और आवाज़ द वॉइस का मुझे आज यहाँ बुलाने के लिए। थैंक यू सो मच गाइज फॉर कमिंग। एंड अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एमन से जानना चाहते हैं कि एमन ने लिखना किस तरह से शुरू किया। जैसे कि मैं जानती हूँ एमन भी एक छोटे शहर से हैं और लिखती तो वो काफ़ी अरसे से आ रही होंगी, लेकिन स्टेज तक कैसे गई, तो कुछ अपनी जर्नी पे रोशनी डालें। कुछ ऐसा वक्त होता है जहाँ पे आपको कोई नहीं सुनता। मुझे लगता है हर किसी की लाइफ में सिचुएशन आती है, उसको कोई नहीं सुनता। तो दैट्स द वेरी प्लेस जहाँ पे आपको डायरी और कलम स्याही सुनती है। तो बस एक ऐसा वक्त आया था ज़िंदगी में जो लगा कि इस चीज़ से अपना राब्ता बहुत पुराना है और आई हैव टू स्टार्ट राइटिंग नाउ। बस लिखना शुरू किया। फिर एमन स्टेज पे आप कैसे गई, मतलब पहला आप रिकॉल करती हो कि कब आपने स्टेज पर परफॉर्म करना शुरू किया? कुछ ऐसा पीस लिखा जो मुझे लगा शायद कि लोगों तक पहुँचना चाहिए। मुझे लगता था कि वो वाइडर ऑडियंस जो मैं फ़ील कर रही हूँ, अगर वो भी फील कर रहे हूँ तो उन तक वो चीज़ पहुँचनी चाहिए। बस एक्चुअली हमें लगता है कि ये हमारी कहानी है, लेकिन उस कहानी को जब हम स्टेज पे लेके जाते हैं तो हमें मालूम देता है कि ये बहुत एक आम कहानी है और ऐसे बहुत से लोग हैं जो उससे रिलेट कर सकते हैं लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर पाते। सही बात है। तो अब मैं उमर से जानना चाहूँगी, उमर ने कब से लिखना शुरू किया? लेखनी असल में ऐसी कला है जिसमें आपकी कोई कला नहीं है। आप यकीन करें, अगर आप लिख पा रहे हैं तो समझिए कि रब की आप पे मेहर है। तो मेहरबानी है। ये सबकी लाइफ में एक ऐसा वक्त आता है जब आप बहुत कुछ कहना चाहते हैं लेकिन सुनने वाले उस वक्त शायद कोई नहीं होते, तब कलम आपका सहारा बनती है। वैसे ही एक दौर मेरी ज़िंदगी में आया था करीब 2 साल पहले। कहने के लिए बहुत कुछ था और सुनने वाला कोई नहीं था, तब कलम और कॉपी मेरा सहारा बना। इन्हीं को सब कुछ सुनाया मैंने, वहीं से ये सब शुरू हुआ। और बहुत ही रिसेंटली अगर मैं कहूँ आपने स्टेज पर पढ़ना शुरू किया और बहुत ज़्यादा आपको प्यार मिल रहा है यंग ऑडियंस से, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? 26 जुलाई को पहली बार मैंने परफॉर्म किया किसी स्टेज पर, तब से ये सिलसिला जारी है। दोस्त मुझे पकड़ कर ले गए थे कि तो क्योंकि पहली बार दोस्तों को कुछ सुनाया तो उनको बेहद उनको पसंद आया, तो तभी से ये सब शुरू हुआ। उसके बाद क्योंकि पहला प्यार हर लड़के का उसकी माँ होती है, तो ऑब्वियसली मुझे माँ से बहुत लगाव है। बहुत ज़्यादा कुछ माँ पर लिखा है और फिर उसके बाद वालिद साहब पर। वहीं से हिम्मत मिलती थी लिखने की, वहीं से सब शुरू किया था लिखने बहुत का। शुक्रिया कि आप मेरठ से आते हैं, यहाँ पे परफॉर्म करते हैं वक्त निकाल के, तो जो कि खुद में एक बहुत बड़ी बात है। और अब हमारे साथ मेहमान हैं, बहुत दूर से आए हैं, ऋषभ पराशर जी। उनसे जानना चाहूँगी उन्होंने लिखना कब शुरू किया? तो शरीका, मेरा राइटिंग का सफ़र शुरू हुआ एक्चुअली फैसिनेशन से और एक्सेप्टेंस से। ये जब हम बैचलर्स कर रहे थे, जब मैं बैचलर्स कर रहा था, तब स्पोकन वर्ड सीन उठना शुरू ही हुआ था और जो नए नए लोग वायरल हुए थे उनमें से एक थे अमनदीप सिंह जी, अमनदीप ख्याल। तो जब उनको सुना तो मुझे लगा कि अरे ये किस तरह की राइटिंग है, क्योंकि हमने तो कविताएं पढ़ी हैं, हमने शेर पढ़े हैं जी, ये क्या है, तो स्टेज पर कहानी सुनाई जा रही है जी। और स्टोरी टेलिंग ऐसी चीज़ है, तुम्हें सुनकर लगता है कि कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। तो वहाँ से शुरू हुआ लिखना। और जब वो लिखा, पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया, मैंने उसको उठाकर यूट्यूब पर डाल दिया, एक वीडियो बनाकर ऑडियो फॉर्मेट में। और कुछ 100-150 व्यूज़, जिसमें से ज़्यादातर तो जान पहचान के ही थे लेकिन कुछ थे जो जान पहचान के नहीं थे जी। उनके कमेंट्स आए, एक्सेप्टेंस मिली। और वो 20-21 साल की उम्र में तुम एक्सेप्टेंस ही ढूंढ रहे होते हो। एग्जैक्टली। जब वो मिली तो वहाँ से वो सफ़र शुरू हो गया। एक तो वही चीज़ जो मैंने अभी शुरू में भी बोला कि आपको जब अच्छा लगता है कि आपकी कहानी से कोई रिलेट कर रहा है, मतलब
आप अकेले नहीं हैं जो सफ़र कर रहे हैं। और जैसे कि उमर ने बोला उस चीज़ में ऐड ऑन करते हुए कि आप लिख पा रहे हैं ये रब की मेहर है, तो दोनों चीज़ें कि मतलब हो सबके साथ रहा है, लेकिन बहुत ही कम लोग हैं जो उस चीज़ को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। अब जब आपने स्पोकन पोएट्री बोला है तो मैं आप तीनों से जानना चाहूँगी, एक बहुत ही डिबेटेबल टॉपिक है, क्योंकि आजकल लोग कहते हैं कि टेक्निक में लिखना चाहिए, गज़ल में लिखना चाहिए, और पहले बहुत से लोग थे जो सिर्फ गज़ल ही लिखते थे या नज़्म लिखते थे या कता लिखते थे। फिर उसमें एक ये नया दौर आया कि स्पोकन पोएट्री, स्टोरी टेलिंग, अदर आर्ट फॉर्म्स इजाद हुए और लोगों ने उसको पढ़ना शुरू किया। तो जो आज ट्रेडिशनल शायर हैं वो इस चीज़ से इत्तेफाक नहीं रखते, वो कहते हैं कि बस माइक सबको मिल गया, ये गलत बात है। तो आप लोगों के इसमें क्या कमेंट्स हैं, आप एक एक करके बताइए। एमन से शुरू करते हैं। मुझे लगता है जहाँ पे बांध दिया गया है तो वहाँ मेरी, आई एम स्पीकिंग ऑफ माई सेल्फ, वहाँ पे मेरी आर्ट तो नहीं निकल सकती। देयर इज़ नो पर्टिकुलर ग्राफ और फॉर्मूला फॉर राइटिंग, स्पेशली फॉर मी। जब मैं उस जोन में जाती हूँ तो बस मैं होती हूँ और वो जोन होती है, मुझे कोई फॉर्मूला, कोई ग्राफ, कुछ नहीं चाहिए होता उसे लिखने के लिए। तो अगर मैं अपनी शायरी को या अपनी स्टोरी टेलिंग को कैलकुलेटिव वे में करना चाहूँगी तो वो मेरे हिसाब से वो मेरी शायरी नहीं होगी। उस जोन को हम कैफियत बोलते हैं, और कैफियत को लिखना ही शायरी का सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। लेकिन जैसे मैं यहाँ पे ऐड ऑन करूँगी कि ग्राफ पे लिखना बहुत मुश्किल है, रातें काली करते कहते हैं ना, खून से गज़ल मुकम्मल होती है, तो वो खुद में एक आर्ट फॉर्म है। लेकिन अगर कोई आज़ाद नज़्म लिख रहा है तो वो भी मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ी कला है, क्योंकि आप आज़ाद नहीं लिख सकते अगर आप बंदिश में लिखना एक बार शुरू कर दो। और ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रही हूँ कि जब से मैंने गज़ल सीखना शुरू किया तब से मैं नज़्म कहना बंद हो गया मेरा। तो अब उमर से जानेंगे कि उमर इस पे क्या। जी शारिका जी, हम चलना ही शुरू करते हैं, उसके बाद दौड़ना शुरू करते हैं जी। तो आप चल नहीं पाएंगे तो दौड़ भी नहीं पाएंगे। जब हम बंधनों में बनते हैं तो वो भी नहीं कह पाते हैं जो असल में हम कहना चाहते हैं अपनी उम्र के लिहाज से। तो मेरा मानना है कि कोई गलत नहीं है अगर आप आज़ाद ख्याल पढ़ रहे हैं, तो आप ख्याल पढ़ रहे हैं, ख्याल लिख पा रहे हैं, नज़्म लिखेंगे, फिर एक दिन गज़ल भी लिखेंगे, उसको बहर में लाएंगे, काफ़िया रदीफ़ में लाएंगे। लेकिन आप पहले पड़ाव पर आके काफ़िया रदीफ़ में उलझ जाएंगे तो शायद आप कुछ नहीं कर पाएंगे, वो भी नहीं कर पाएंगे जो अभी कर रहे हैं। तो मेरा मानना तो यही है कि जो भी अभी हम लोग कर रहे हैं शायद गलत तो नहीं है। और ऐसा कहते हैं कि माइक छीन लिया जाए तो नहीं होना चाहिए, माइक दे दिया जाए हम लोगों को। जी। तो ऋषभ से जानते हैं, ऋषभ के क्या ख्याल आते हैं इस चीज़ पर। शारिका, मैं भी उनमें से था। अच्छा। जिसने लिखना जब शुरू किया तो उसको यही था कि अरे राइमिंग होनी चाहिए, छंद में हो, बहर में हो, या मात्राएं मिलें। जी। लेकिन एक पॉइंट के बाद आके लगा कि ये जो उसके बाद बन रहा है, ये तो वो थॉट है ही नहीं जो मैंने सोचा था। क्योंकि जब तुम, एक चीज़ मेरे दिमाग में आई, एक थॉट मेरे दिमाग में आया, वो बहुत अच्छा है, अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसको साहब बहर में लाएंगे, इसको हम शेर में लिखेंगे, वो बहुत सुंदर बनेगा, और वो नहीं रहेगा जी, ओरिजिनलिटी खत्म हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि मैं जो राइटिंग करती हूँ उसको मैं पहले ही प्रेजेंट कर देती हूँ। कई बार तो ऐसा होता है कि मैं 24 घंटे लगातार उसे एडिट करती रहती हूँ, बट मेरा जब तक वो ओरिजिनल फॉर्मेट नहीं होगा तब तक मैं उसे उतनी शिद्दत के साथ एडिट भी नहीं कर पाऊंगी। मैं एडिट करती हूँ बट बाद में। तो वही चीज़ है कि तराशना ज़रूरी है, लेकिन ओरिजिनलिटी खत्म ना हो। इसमें मैं एक चीज़ ऐड करूँगी, जो बड़े शायर हैं जो वो कहते हैं कि जब वो बहर में लिखना शुरू करते हैं तो वो बहर में सोचना भी शुरू करते हैं, और उनके लिए बहुत आसान होता है, उनकी ओरिजिनलिटी रहती है गज़ल में, और वो वैसे ही लिखते हैं, वैसे ही सोचते हैं। जैसे कि हमने जब इंग्लिश सीखी थी बचपन में तो हम हिंदी में सोचते थे और इंग्लिश में करते थे, लेकिन अब हम उम्र के इस मुकाम पे है कि वी कैन थिंक इन इंग्लिश एंड देन स्पीक, दैट्स व्हाई थिंग्स बिकम फ्लुएंट। तो हम ये तो कह सकते हैं कि दोनों चीज़ें सही हैं, हम यहाँ इस मुकाम पर आए। और जैसे कि उमर ने कहा कि माइक नहीं छीनना चाहिए, ये बहुत अच्छी बात है कि अब ऐसी कम्युनिटीज़ हैं जो मुसलसल इस काम में लगी हुई हैं कि स्टेज इज़ फॉर एवरीवन, और वो दे रही हैं सबको मौका, और फिर ऑडियंस के हाथ में छोड़ दे रहे हैं कि उनको क्या पसंद आया। सारिका, आपने बचपन और इंग्लिश की बात कही तो मैं एक छोटा सा किस्सा। हाँ जी, बताइए। मैं कभी पढ़ाई में अच्छी नहीं थी जी, आज भी कोई ख़ास इकबाल के अलावा कोई ख़ास शायर को मैं पढ़ती नहीं हूँ। लेकिन आपको याद होगा इंग्लिश में एक एक्सरसाइज होती थी, मेक द सेंटेंसेस, दे गिव यू वर्ड्स, उस पर आपको सेंटेंसेस बनाने होते थे। हालांकि मेरे 10 में से 6 नंबर आते थे उसमें, लेकिन हमेशा गुड मिलता था, बिकॉज जो सेंटेंसेस मैंने बनाए हुए होते थे वो पोइटिक होते थे, और वो बहुत बचपन की बात थी। तो मैंने बचपन से ही वो चीज़, उस तरफ इंक्लिनेशन मेरा स्टार्ट हो गया था लिखने का।
वो होता है, आपको मसला ये है कि आपको एक्सप्रेस करना आना चाहिए, और वो किसी भी लैंग्वेज में आप कर रहे हो, किसी भी फॉर्म में कर रहे हो, दैट इज़ गुड। जो लोग कुछ नहीं बोलते, डांस फॉर्म के थ्रू इतना अच्छा मैसेज दे देते हैं, लेकिन वो एक लफ्ज़ भी नहीं बोलते। तो एक्सप्रेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, एंड आई गेस एक्सप्रेशन कैसे भी किया जाए वो खूबसूरत ही होता है। और आप सबको मैंने पर्सनली सुना है, और आज मैं चाहती हूँ कि हमारे माध्यम से दुनिया तक पहुँचे आपकी आवाज़, क्योंकि हमारा जो मोटिव है वो यही है आवाज़ द वॉइस का, कि बिना किसी बायसनेस के हम गंगा जमनी तहजीब को महफूज रखते हुए लोगों तक पहुँचाएँ इंडिया का यंग टैलेंट क्या कर रहा है, क्या सुन रहा है, क्या पढ़ रहा है। क्योंकि न्यूज़ चैनल्स जो अदर हैं वो आपने बोला ना ओरिजिनलिटी ख़त्म कर दे रहे हैं, तो हम ये चाह रहे हैं कि जो भी है ओरिजिनलिटी के साथ दुनिया तक पहुँचे। तो एमन, क्योंकि लेडीज़ फर्स्ट हमें सिखाया गया है, हम आपसे शुरू करेंगे, आप कुछ सुनाएं और थोड़ा सा आप बैकग्राउंड भी बताएं कि आपने जो लिखा है तो आप किस कैफियत में थी और फिर आपने कैसे क्या लिखा। ये मेरी सबसे ज़्यादा पसंद की हुई पोइट्री है अब तक की जी। तो इसका है, कई लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि इश्क है या नहीं है लड़कियों को, कि बताओ हमें कि वो हमसे प्यार करता है या नहीं। तो उसी पे है, बस जब आँख मिलाने से पहले तुमसे वो आँखें झुकाए, तुम्हारे एहतराम में अपनी पलकों को कुछ नीचे सा ले जाए, समझ लेना इश्क है। धोखे से ही सही जब उंगलियां तुम्हारी उसके हाथ पर कुछ धोखे से पड़ जाएं और माफ़ी मांगता हुआ वो थोड़ा सा घबराए, समझ लेना इश्क है। बहुत उम्दा। आप करते हुए जब जान शब्द उसकी जुबां पर आ जाए, लबों की इस गुस्ताखी के पीछे का एहसास उसे कुछ बहा सा ले जाए, समझ लेना इश्क है। तुम्हारी छोटी छोटी बातों को अपनी फहरिस्त में लिखे और मुस्कुरा जाए सुनकर तुम्हारे बचपन के किस्से, और जो पूछो तुम क्यों मुस्कुरा रहे हो जनाब, उसका कुछ ना बोल पाना ही सब कुछ बोल जाए, समझ लेना इश्क है। दुपट्टा हटाने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, पर दुपट्टा हटने पर जो अपनी नजरें हटाए, तोहफे चाहे कुछ कम ही सही, पर तुम्हारे लिए इज्जत उसके चेहरे पर साफ नजर आए, समझ लेना इश्क है। वाह। हसरतें हदें उसके दिल में बसी तो बहुत हों, अपनी जिंदगी के पलों में, सांसों में और दिल में कुछ वो तुम्हें यूं शामिल सा कर जाए कि उदास हो तुम और आंसू उसकी आंख से लहक जाए। हाय, समझ लेना इश्क है। समझ लेना इश्क है। बहुत उम्दा। तो एमन, अभी जैसे कि हम फरवरी में ये चीज़ रिकॉर्ड कर रहे हैं और वैलेंटाइंस डे पे आता है, और आपने तोहफ़ों की बात की, तो आजकल की जनरेशन के लिए मोहब्बत सिर्फ तोहफ़ों तक महदूद रह गई है। तो आपने काफ़ी अच्छा, मुझे बहुत ही खुशी हुई है सुन के कि आपने एक अलग पहलू हम सबके सामने पेश किया और बहुत अच्छा था। अब उमर से सुनेंगे कि उमर कैसा लिखते हैं। जैसे मैंने बताया कि हर लड़के का पहला प्यार माँ होता है, तो माँ से शुरू करता हूँ। कुछ अशार हैं कि यूँ अपनी पलकें भिगो देती है माँ, होशो हवास भी अपने खो देती है माँ, कैसे करूँ हक अदा उसके एहसान का, चोट मुझको लगे और रो देती है माँ। बिलाखिर राहत की सांस ली उसने, बिलाखिर राहत की सांस ली उसने, बामुश्किल जो बेटे ने निवाला खा लिया, रोटी पका रही थी ना इसलिए गर्म हूँ, माँ ने अपना बुखार ये कह के छुपा लिया। और इस फहरिस्त का आखिरी शेर है कि आँखों में कोई सपने अब सजाती नहीं है, नींद तो मानो उसे अब आती नहीं है। आँखों में कोई सपने अब सजाती नहीं है, नींद तो मानो उसे अब आती नहीं है, खिलाकर शाम की रोटी बच्चों को, माँ भूखी है सुबह से बताती नहीं है। बहुत उम्दा। अब्बा का जिक्र हुआ था तो कुछ अशार उनको तो कभी सुनाए नहीं, तो अभी मैं सुनाता हूँ। एक होता है कि आपकी स्माइल उनसे मिलती है, आपकी नाक उनसे मिलती हैं, तो इस तरह से चीज़ें होती हैं। तो मैं जब हंसता हूँ तो मेरे माथे पे बल आते हैं, शिकन वो उनसे मिलती है। तो यहाँ से ये शेर बने कि आ जाती है जो माथे पे हल्की सी शिकन, सब कहते हैं झलकती है मुझ में आपकी सिफत, कोई कहता है जुगनू या चमकता हुआ महताब सा हूँ, कोई कहता है जुगनू या चमकता हुआ महताब सा हूँ, मैं कहता हूँ सुनो मैं बिल्कुल अपने बाप सा हूँ। बहुत उम्दा। क्या बात।
जिश्त के कोरे पन्नों पे हुनर की स्याही फेरी थी, आहा, वो ना होते तो फिर कहाँ कोई हैसियत मेरी थी। आहा, लिखा है जिसने लहू से मुझे, मैं हर्फ उस किताब का हूँ। सच कहूँ तो सुनो यारो, मैं बिल्कुल अपने बाप सा हूँ। क्या बात है। बहुत उम्दा। हमारी फैमिली के जीन्स में है कि 40-45 तक आते आते आपके बाल उड़ जाते हैं। एक ये भी रीज़न है कि मैं बड़े बाल रखता हूँ, जवानी में हसरत पूरी कर देनी है मुझे। तो शेर बना कि अभी तक तो हैं पर अब करने लगे बगावत, बालों को भी आती है आपसी अदावत। सालों बाद देखा तो यूं कहा किसी ने, वही आंखें वही चेहरा वही मुस्कुराहट, लहजे में चाशनी अल्फाजों में सजावट, मैं दिखता हूँ हूबहू आपकी बनावट। ज़रा सा मैं हूँ मुझ में, मुकम्मल आप हैं, मैं उलझा हुआ इस जवाब सा हूँ। गालों पे आता है हल्का सा गड्ढा, हाँ मैं बिल्कुल अपने बाप सा हूँ। बहुत उम्दा। आखिरी शेर इस फहरिस्त के कि यूं ही नहीं आती समझ ये दुनिया, कांधे पे बिठा के दिखाई थी दुनिया। और अब तो ये मुझको मुँह ज़ुबानी याद है, मुझको हिज्जों से रटाई थी दुनिया। अब हैं जो लामुकम्मल वो ख्वाब थे दुनिया, रह गए हैं जो अधूरे वो हिसाब थे दुनिया। आपने कभी जाना ही नहीं कि क्यों है खूबसूरत, मेरी तो बाबा आप थे दुनिया। ख़त्म होता ही नहीं मोहब्बत में जो, मैं बढ़ते हुए उस हिसाब सा हूँ। पूछते हैं मुझसे मेरे अखलाक का राज, मैं कहता हूँ सुनो, मैं बिल्कुल अपने बाप सा क्या हूँ। बात है। बहुत उम्दा। वाह। और आपने माँ बाप की बात करी तो मोहब्बत पहले देखो आप कितनी सूरतों में आती है। एक मोहब्बत का जिक्र ऐमन ने किया और एक मोहब्बत का जिक्र उमर ने किया, जो कि बिल्कुल मुख्तलिफ हैं लेकिन बहुत खूबसूरत है। और माँ बाप के लिए तो बस मैं एक ही ख्याल आता है मेरे जहन में, इन इस्लाम ये कहा जाता है कि अगर आप अपने माँ बाप को मुस्कुरा कर देखो तो वो भी एक सवाब का काम है। तो मैंने उस पर लिखा था कि वो ना जाने कहाँ मंदिर मस्जिद जाने को कहते हैं, ज़रा सवाब कमाना था मैंने माँ बाप को मुस्कुरा कर देखा। क्या बात है। वाह वाह। और मोहब्बत जैसे मैं हमेशा ये ख्याल ज़रूर पढ़ती हूँ, मैंने पिछली बार भी पढ़ा था कि मेरे लिए मुकम्मल मोहब्बत सिर्फ माँ बाप की है। और मैंने ये लिखा था कि खुशी क्या है इसका अंदाज़ा गम आने के बाद हुआ, और मोहब्बत क्या है ये एहसास माँ बाप के जाने के बाद हुआ। बेशक। तो मोहब्बत पे हमने आज बहुत कुछ पढ़ा। और अब आप कंट्रास्ट की बात करी थी तो एक शेर से मैं बताना चाहूँगी कि दोनों मोहब्बत में कॉमन क्या है। हाँ, उनके लिए वो चाहना जो तुम खुद के लिए चाहो बेहतरीन मोहब्बत है। हाँ, क्या उनके लिए वो चाहना तुम खुद के जो लिए खुद चाहो। के लिए ये तो चाहो, हो, जो माँ बाप की मोहब्बत, पार्टनर की मोहब्बत, कंसंट्रेटेड। हाँ वही सब खूबसूरत है, मोहब्बत खूबसूरत है। और अगर कुछ खूबसूरत नहीं है जिसे आप मोहब्बत समझते हैं तो यकीन मानिए वो मोहब्बत नहीं है। तो टॉक्सिक रिलेशनशिप जैसा कुछ नहीं होता है। वो टॉक्सिक होता है, वो रिलेशनशिप नहीं होता। तो अब ऋषभ पे आते हैं। हाँ जी, बताइए। तो एक कविता है, इसका संदर्भ ये है कि मैं जो काम करता हूँ मैं घर से काम करता हूँ, मुझे दफ्तर नहीं जाना होता है। अरे वाह। तो घर पे बैठे बैठे जब काम ख़त्म हुआ मैंने लैपटॉप बंद करा, कुर्सी घुमाई और इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने लगा, और एक के बाद एक कविताएं आती गई, मैं पढ़ता रहा और तब ये कविता मैंने लिखी। इसका नाम भी कविता ही है। सोचता हूँ कि अगर दफ्तर नाम की जगह इजाद ही ना हुई होती, अगर काम, जिम्मेदारी, नौकरी, कमाई जैसे शब्द ही ना होते शब्दकोश में, तो क्या मैं दिन भर केवल कविताएं पढ़ता, या दिन भर तुम्हारे और मेरे रिश्ते की अनगिनत संभावनाएं टटोलता। कुछ संभावनाएं सुख देती और दिन का गुजर आसान कर देती, बाकी बची कुछ संभावनाएं दुख देती और कविता लिखने पर मजबूर करती। मैं केवल दुख में कविताएं लिखता हूँ। क्यों? क्योंकि कविता मुझे दुख भरे वक्त को अपने मुताबिक आकार देने की आज़ादी देती है। यह आज़ादी हकीकत में मिल पाना मुमकिन नहीं। आज़ाद हो पाऊँ इसलिए लिखता हूँ, गुलाम ना रहूँ इसलिए लिखता हूँ। वाकिफ़ हूँ कि कविताओं में झलकती आज़ादी केवल भ्रम है, असल जीवन में हम सब कैद हैं। तरीका ढूंढते हैं आज़ाद होने का। मेरा तरीका कविता है, तुम्हारा? बहुत उम्दा। फिर से मैं यही कहूँगी कि इट्स अ ब्लेसिंग कि हम लिख पाते हैं। हम और आज अब तो हम इतने ब्लेस्ड हैं कि हमें लोग सुन रहे हैं और हम
ऐसा लिख रहे हैं कि जो लोगों तक पहुंच पा रहा है। जी। तो ये वाकई में एक ब्लेसिंग है। तो अब हम इस सेशन को ख़त्म करेंगे क्योंकि वक्त की तंगी को देखते हुए हमें टाइम से ख़त्म करना चाहिए। तो हम एक एक ख्याल के साथ ख़त्म करेंगे। आप सब अपना दिलचस्प ख्याल जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद हो वो सुना दीजिए। उमर से शुरू एक मुख्तसर सा ख्याल है कि रह जाएंगे कितने अधूरे किरदार कहानी में, मैं जो मर जाऊं भरी जवानी में, क्या गुजरी उन मछलियों पर तुम क्या जानो, तुम तो उठाकर आ गई सैलाब पानी में। आहा, सिखाते हैं हमको वफा का सबक, कटी है ज़िंदगी जिनकी मुसलसल बेईमानी में। आहा, कुंवारी रह गई इस बरस भी उस गरीब की बेटी, दुल्हन ढूंढते रहे हम महलों की रानी में। आहा, और इस ख्याल का सबसे खास शेर के दिल में समा के फिरते हैं ज़माने भर के रंजो गम, दिल में समा के फिरते हैं ज़माने भर के रंजो गम, गुजर जाते हैं जिनके बाप जवानी में। आहा, वाह। बहुत उम्दा। तो फिरता है दर बदर यूं ही उम्र, अब तो फिरता है दर बदर यूं ही उम्र, वो एक हारा हुआ शख्स यानी मैं, थक चुका हूँ मैं बस कर मेरे मौला, लिखे हैं और कितने गम मेरी पेशानी में, बहुत उम्दा। रह जाएंगे कितने अधूरे किरदार कहानी में, मैं जो मर जाऊँ भरी जवानी में। बहुत क्या उम्दा, बात है, बहुत शुक्रिया। उम्दा। और ये तो आपने बहुत ही अच्छी पढ़ी। और अब मैं अमन से कहूँगी कि अमन कुछ मेरा एक छोटा सा मैसेज है जो मैं देना चाहूँगी। ये लोग कहते हैं कि आर्टिस्ट को या गम को भुलाने के लिए किसी आपके साथ, वो बहुत ही कॉमन वर्ड, आई डोंट यूज दैट, बट ब्रेकअप होता है, तो उसके गम को भुलाने के लिए आपको किसी नशे की या किसी और ऐसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो उस पर एक छोटा सा शेर है, वाकिफ़ तू कहाँ नशे से अभी तक, वाकिफ़ तू कहाँ नशे से अभी तक, तेरा वक्त बीत रहा मैं खाने में महज। इसका मतलब ये है क्या बात है। कि आप उस नशे तक, एक्चुअल नशे तक पहुंचे ही नहीं हो अगर आप इन छोटी ट्राइबल चीज़ों में अगर आप नशा ढूंढ रहे हो तो। बहुत उम्दा। बहुत अच्छा मैसेज दिया है अमन ने। और अब ऋषभ से पूछेंगे वो क्या कहना चाहते हैं। जी, तो हम सब कलाकार हैं यहाँ। एक छोटी सी कविता है, कविता भी क्या, मुखचंद कविता है जिसका नाम है कलाकार, वो मैं सुनाना चाहूँगा। मैं कुछ भी पूरा नहीं कर पाया, सब कुछ थोड़ा सा करके रह जाता हूँ, किसी कला का मालिक नहीं हूँ, श्रमिक बनकर रह जाता हूँ। ना मैं ठीक से सांस बजा पाया, ना ठीक से गा पाया, ना ठीक से लिख पाया, हर दफ़ा ठीक से थोड़ा पहले रुक जाता हूँ। ये मेरे मन की व्याकुलता है, मस्तिष्क की इनेबिलिटी मैं नहीं जानता, शायद डरता हूँ। जब किसी कला को थोड़ा सा जान लेता हूँ तो ये भी जान लेता हूँ कि इसे इसकी हद तक सीख पाना मेरे बस में नहीं है, तो किसी नई कला का हाथ थाम लेता हूँ। क्यों? मुझे ये भ्रम पसंद है, भ्रम जो मुझे यकीन दिलाता है कि मैं कलाकार हूँ। उस भ्रम को बरकरार बनाए रखने के लिए मैं कला बदलता रहता हूँ। भ्रम टूटने से ठीक पहले रुक जाता हूँ और उसी जगह से नई कला, नया भ्रम, एक्चुअली नया भ्रम नहीं, भ्रम वही पुराना कि मैं कलाकार हूँ। बहुत उम्दा, क्या बात है, बहुत उम्दा। और ये बहुत ही अच्छी बात है कि हम सब कलाकार हैं और हम अपने मसरूफ़ वक्त में से थोड़ा सा लम्हे चुरा कर ही कहूँगी मैं, हम अपनी कला को वक्त दे रहे हैं। और मैंने इसमें मसरूफ़ लफ्ज़ का इस्तेमाल किया तो मेरा एक ख़्याल है उसके साथ हम ये सेशन को ख़त्म करेंगे कि मसरूफ़ियत भी लगती है एक नेमत जनाब, जो तन्हाइयों से वाबस्ता होने नहीं देती। मसरूफ़ियत भी लगती है एक नेमत जनाब, जो तन्हाइयों से वाबस्ता होने नहीं देती। यूं अगर मिल जाएंगे फुर्सत के लम्हे, तो रोने की वजहें इतनी हैं कि बिखेर कर रख देंगे। क्या बात है, वाह, खूबसूरत, वाह। बहुत शुक्रिया आप सब आए यहाँ पर, हमें वक्त दिया। मैं जानती हूँ ये सब वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं और अपने मसरूफ़ वक्त में से थोड़ा सा वक्त निकाल कर आए हैं, तो आप सबका दिल से शुक्रिया। और आप सब जो यहाँ तक पहुँचे हैं वीडियो में, आप सबका सुनने के लिए शुक्रिया। अगली बार फिर मुलाकात होगी एक नए एपिसोड के साथ। शुक्रिया।